फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बार के बजट में खास ऐलान नहीं हुए हैं, लेकिन पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाने के ऐलान के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से दिल खोलकर खर्च करने की बात कही गई है, उससे आखिरकार रियल एस्टेट सेक्टर को भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है। 80 lakh houses will be completed for the identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both rural and urban. 48,000 crores is allotted for this purpose. The central government will work with the state governments for reduction of time required for all land and construction related approvals. जाहिर है जब ये घर बनेंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफी काम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेशक के साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से होगा, क्योंकि इससे शहरों, सड़कों और पोर्ट समेत हर जगह विकास होगा, जिससे घरों की डिमांड बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को नए घरों की डिमांड में तेजी नजर आएगी। हमेशा से हमारी डिमांड रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, तो बड़े सारे ऑनलाइन प्रपोजल हैं जिसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरफ हम जा रहे हैं, और वो उसके बारे में बहुत हल्का सा जिक्र है, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट रियल एस्टेट के लिए नहीं दिखा। हाँ, एलोकेशन ऑफ पीएमआईवाई में एलोकेशन बढ़ाई गई है, और इन सब के अलावा हमें लगता है कि बहुत ही एक एवरेज बजट की तरह निकल के आया है। 2022 में रियल एस्टेट सेक्टर को बजट में ज्यादा खास तो नहीं प्राप्त हुआ है, बट सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा खासा पैसा और अच्छा खासा अप्रूवल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दिए हैं, उससे भी जो है रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे हमने पहले भी देखा है कि जहां जहां भी नए नए हाईवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वहां पर भी रियल एस्टेट सेक्टर को काफी अच्छा बूम मिला है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री के रिकॉर्ड को डिजिटल करके यूनिक आईडी बनाकर फ्रॉड से बचने की सरकार की योजना भी रियल एस्टेट में ज्यादा पारदर्शिता लाएगी। इस ट्रांसपेरेंसी का फायदा होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और ये ज्यादा रोजगार देने के साथ ही इकोनॉमी में भी ज्यादा योगदान कर सकेगा। दरअसल कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में 14 बड़े सेक्टर्स में से तीसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेक्टर भी है। भारत में रियल एस्टेट मार्केट का साइज 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 में $200 बिलियन से ऊपर रहा। साथ ही 2025 तक देश की जीडीपी में इसके 13% योगदान देने की उम्मीद है, जो अभी 7% है। ऐसे में 45 लाख तक के अफोर्डेबल घरों के होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट को न बढ़ाने समेत कई तरह की डिमांड्स के पूरा न होने से रियल एस्टेट मायूस भी हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीद थी इस बार के बजट से, स्पेशली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन एंड द थर्ड वेव ऑफ कोविड, बट इतना स्टिमुलस, इतना जो पैकेजेस रियल एस्टेट को मिलना चाहिए था, रिलीफ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो वो देख के थोड़ी सी निराशा रियल एस्टेट प्लेयर्स को आई एम श्योर जरूर होगी। अच्छी बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को गवर्नमेंट ने फिर से बूस्ट दिया है 48,000 करोड़ का, जिससे हाउसिंग फॉर ऑल जैसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सेक्टर को इसके योगदान की वजह से एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस मिलना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पे जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें बहुत बड़े इजाफे का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी जो जरूरत है इस सेक्टर की, वो जीएसटी से संबंधित है। उसमें बहुत क्लियर है कि जीएसटी रेट्स को रिड्यूस करना चाहिए अथवा जीएसटी एग्जम्प्ट कर देना चाहिए निर्माणाधीन इमारतों को। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास से घरों की डिमांड्स बढ़ती है तो फिर से सेक्टर बिना किसी मदद के खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।